वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का सब टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, एक बात को सिंपल से, बड़ी सिंपल सी चीज है। जब एक चीज दूसरे चीज के ऊपर चलती है तो उसके बीच में एक फोर्स होता है जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप इस बॉक्स को इस तरफ खींचो तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा। हमेशा फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे आप चलते हो, पैर कदम आगे रखते हो तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। ठीक है ना? ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इस तरफ होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब देखो, मैं एक बात को समझो कि जैसे कि ये कहा जाए तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे कि अब क्या हुआ कि एक बॉडी को हमने यहाँ पर ऐसे रखा, ये बॉक्स को हमने यहाँ रखा। अब अप्लाइड फोर्स इधर आ गया तो एक्शन, और ये हो गया रिएक्शन। जब रिएक्शन ऐसे है तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना लो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, इस वर्टिकल वाले को बोल दिया हमने रिएक्शन और जो हॉरिजॉन्टल वाले को बोल दिया फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सही है? बात समझ में आ गई? गुड। अब बात करते हैं, ये फ्रिक्शन की इजाद आई कहां से, शुरू कहां से, दिख कहां से रहा है? तो देखो, पहले तो क्या था, आप ये देखो कि ये जो है ये दो सरफेसेस हैं। ये बहुत हाई मैग्नीफाइड कैमरा से ये इमेज ली गई है। ठीक है, चाहे हमको दो सरफेसेस, बिल्कुल हम कोई भी दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, लेकिन जब हम बहुत हाईली मैग्नीफाइड कैमरा से देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि कुछ सरफेसेस जो है यहाँ तो टच कर रही हैं, लेकिन कुछ पोर्शन टच नहीं कर रहा होता है। ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट यही होता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा ये सरफेस स्मूथ होगा उतना ये सरफेस ज्यादा टच करेगा। ठीक है, सो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो मच स्मॉलर होता है जितना हम सोचते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है प्रेशर, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? उनके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाते हैं, उनके बीच में फोर्स बढ़ जाता है दो सरफेसेस के बीच में। फिर जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर से चलाया जाता है, वो जो सर बॉन्ड बन जाते हैं ना, वो बॉन्ड टूटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से थोड़ा सा मटेरियल भी डिफॉर्म होता है, मटेरियल भी थोड़ा सा टूटता है। देखो ना, जैसे आप जूते पहनते हो, जूते चलते हो तो धीरे धीरे चलते चलते सोल घिस जाता है कि नहीं घिस जाता है? तो वो डिफॉर्म हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, अब इसकी जब ये ऐसी चीजें लोकल डिफॉर्मेशन होती है, जब थोड़ा थोड़ा टूटता है तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन भी है, वाइब्रेशन। अब जब आप चलते हो तो कुछ वाइब्रेशन, जब आप पेन भी चलाते हो तो पेन भी चलाते हो, थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होती है। कई बार ज्यादा होती है, कई बार कम होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं होती। तो फिर अगर बहुत ही स्मूथ पेन आपको दे दिया जाए तब आप रियलाइज करो कि जैसे यूनिबॉल के पेन ले लो, है तो यूनिबॉल के जो है वो जो है जेल पेन लो, उसको चलाओ। बॉल पेन भी लो जो 75-100 रुपीज की रेंज में आता है। जब उसको चलाओ तो इट वर्क्स वेरी स्मूथ है। और वही अगर 5-10 रुपए का पेन ले लो तो वो उतना स्मूथ नहीं चलता है जितना वो वाला पेन स्मूथ चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। सही है, फ्रिक्शन कम होता है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है आगे जाने के लिए। तो आप कम थकते हो ज्यादा। जब आप ज्यादा लिखते हो तो आपको ऐसे पेन होने चाहिए आपके हाथों में जिसमें फ्रिक्शन कम हो। लेकिन फ्रिक्शन कम होने की वजह से एक चीज और भी समस्या आती है, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे अगर जमीन के ऊपर अगर फ्रिक्शन कम हो तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे टाइल सरफेस होती है या बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस होती है तो उसके ऊपर आप बड़ा धीरे धीरे सोच सोच के चलते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि उस पर स्लिप होने का खतरा ज्यादा है। इसी तरीके से लिखते भी जब है ना तो डिपेंड करता है ना। देखो, लिखते भी जब आपके हाथों में जो रजिस्टर आता है तो रजिस्टर में भी कई टाइप के कागज होते हैं। वो अच्छे रजिस्टर ले लो तो उसके कागज बड़े स्मूथ होते हैं, और अगर सस्ते रजिस्टर ले तो उसके कागज बड़े रफ होते हैं। तो रफ होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो जब उसमें लिखोगे तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, डिफॉर्मेशन आएगी। डिफॉर्मेशन क्या होगी? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोगों ने पायलट पेन यूज किया होगा, है? पायलट पेन तो जनरली सारे बच्चे यूज कर रहे होंगे कभी ना कभी। लेकिन आप कुछ समय तक क्या होता है, पायलट पेन चलते चलते उसमें इंक जो है या तो खत्म नहीं भी हो, लेकिन वो ना एक से तो चलना बंद हो जाता है। तो पता है बच्चों क्यों होता है? असली में क्या होता है, जो पायलट पेन के सबसे आगे आपने देखा होगा बड़ी सी छोटी सी छेद होती है जिसमें से इंक आ रही होती है।
लेकिन जब आप लिखते रहते हो कंटिन्यूअसली तो पेपर के साथ जो फ्रिक्शन होता है, वाइब्रेशन होती है, थोड़ा थोड़ा पेपर डिफॉर्म होता है, घिसता है, टूटता है, और वो जो उसके पतले पतले रेशे जो होते हैं ना, वो उस पेन की निब के अंदर घुसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो घुस जाते हैं ना तो इंक का बाहर आना बंद हो जाता है। इसलिए पायलट पेन में इंक होती भी हो ना, तो भी वो पेन कई बार नहीं चलता है। ठीक है, आई होप कई बच्चों ने प्रैक्टिस एक्सपीरियंस की होगी ये बात। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पेपर का क्वालिटी। लेकिन अगर आप यही अच्छा पेपर यूज करेंगे, जो अच्छा पेपर पे लिखेंगे, जो बहुत स्मूथ होता है, उस पर ये समस्या नहीं आई होगी। तो हो सकता है जो बच्चे अच्छे अच्छे वाले पेपर पे लिख रहे होंगे उनको ये समस्या नहीं आ रही होगी। इसी तरीके से स्मूथ सरफेस पे चलोगे जूते कम घिसेंगे, रफ सरफेस पे चलोगे जूते जल्दी जल्दी घिसेंगे। सही है, बात समझ आ गई? सो हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि भाई एक जो है, जब एक बॉडी के ऊपर सरफेस लगाया जाता है, मोशन के लिए कोई फोर्स लगाया जाता है, तो एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है, एक्सर्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है, ये किसकी वजह से समझ आ गया होगा आपको कि ये जो सरफेसेस है, इन सरफेस के बीच में छोटा सा बॉन्ड डेवलप होता है। तो जब आप इसको हिलाओगे तो इसके बॉन्ड टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेगा तो नेचुरल सी बात है, कुछ ना कुछ टूट फूट होगी यहाँ पर, जिसे हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं डिफॉर्मेशन, साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात आई बच्चों दो टाइप के फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को समझो, देखो बड़ी सिंपल सी बात को समझो, ये एक टेबल है बड़ी सी भारी सी टेबल है। जो कैपिटल एफ वर्ड लिखा हुआ है ना, जहां जहां कैपिटल एफ लिखा हुआ है, वो है बच्चों अप्लाइड फोर्स, जो आप धक्का लगा रहे हो। और जो स्मॉल एफ लिखा हुआ है ना, जहां जहां पर, आप पूरे चैप्टर के अंदर यही सिंबल चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स भी फोर्स है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो कैपिटल एफ रिप्रेजेंट्स द अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ अब क्या होगा, आपने इसको धक्का खींच रहे हो मान लो, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस तरफ। आपने इसका फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स और लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ाया, ये फ्रिक्शनल फोर्स और लगेगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैंने ये सारी चीजें सिंबॉलिकली बताई है। देखो यहाँ छोटी लाइन बनाई है, फिर उससे बड़ी लाइन बनाई है, फिर यहाँ और बड़ी लाइन बनाई है लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी ये वाली लाइन, मतलब ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा इस वाले फोर्स से। तो तब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, देखो ध्यान से, यहाँ एक्सलरेशन दिखा दिया कि भाई इस अब बॉडी इधर चलनी शुरू हो गई है। तो जब भी इधर चलनी शुरू हो जाएगी, जब चीजें चलनी शुरू हो जाएगी, तो तब कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? तब हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चलने से रिलेटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से क्योंकि इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई ना, है ना, तो इसके बाद यहाँ पर हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये मैक्सिमम वैल्यू एक मैक्सिमम स्टेज, जब आप फोर्स लगाते जाओगे ना, फोर्स आप खींचते जाते हो, पीछे बढ़ेगा, फिर और बढ़ाया, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ाया, ये और बढ़ेगा, और एक मैक्सिमम लेवल होएगा, है ये मैक्सिमम होगा। उसके बाद इसके जस्ट इतना करते ही बॉडी मूव करनी शुरू कर देगी। तो ये जो मैक्सिमम स्टेज था, ठीक है, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, जब अपोजिट फोर्स इसके बैलेंस स्टेज पे था, इसी को ही बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एफ एस मैक्स का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, जब तक चीज चल नहीं रही है तब तक कौन सा फ्रिक्शन है? स्टेशनरी फ्रिक्शन है, और इस टाइम वो मैक्सिमम लेवल पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, और जब चीज चलनी शुरू हो गई तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, कौन सा शुरू? के वाला फ्रिक्शन शुरू। के कौन सा मतलब बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन चालू। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस यही बताने का था। अब इस बात को अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं तो मेरा ग्राफ का टेबल ऐसे बनता है, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है। मेरा फोर्स बढ़ाया, ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा, और बढ़ाया, और बढ़ा, और बढ़ाया, और बढ़ा, एक मैक्सिमम लेवल तक आया, ये मैक्सिमम बढ़ा। लेकिन उसके बाद अगर आप फोर्स और बढ़ाते हो तो वो फ्रिक्शन कम हो जाता है और बॉडी बिगिन टू स्लाइड। और आपने खुद महसूस किया होगा, जब एक बार किसी चीज को आप धक्का मारते हो तो एक बार बहुत तेज धक्का, एक मैक्सिमम लेवल आ जाता है, और जब उसके बाद वो चीज चलनी शुरू हो जाती है तो अब आपका जो फोर्स है वो कम लगता है। तो ये वो मैक्सिमम लेवल था, उसके बाद वो फोर्स कम लगने शुरू हो गया। ठीक है, और अब जो फ्रिक्शन है ये कैसे, अब ये स्ट्रेट लाइन दिखाई है, स्ट्रेट लाइन का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब वो काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, वो नहीं बदल रहा है, बशर्ते आपकी वेलोसिटी, जो स्पीड है वेलोसिटी, वो बहुत तेज ना हो या बहुत धीमी ना हो। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है। समझ गए?
तो इस मैक्सिमम लेवल की, ये जो मैक्सिमम स्टेज है, इसी स्टेज को बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहले कहता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो बोले स्टेट ऑफ पॉलिश है ना, कितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ है या रफ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियली एक्ट करता है बिटवीन टू सरफेसेस। टेंजेंशियली समझिए ना, टेंजेंट बनेगी, जैसे कि एक बॉडी ऐसी है, दूसरी बॉडी ऐसे, दोनों के बीच की टेंजेंट है यहाँ पर, इस सरफेस पे इधर है या इधर है। ठीक है, तो टेंजेंट बनानी है आपने। अगर ये गोल सरफेस है तो इसकी टेंजेंट यहाँ पर बनेगी इधर। समझ गया ना, मैं कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड जो बन रहा है, तो टेंजेंट पे बनेगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेम है। नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन सेम होना चाहिए, तो सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इनिशियल जब एग्जाम होगा ना आपका, छोटे छोटे जो एग्जाम है, जैसे इस टाइम एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो उसमें ये वाले जो लॉज है ये बहुत जरूरी याद करके जाना। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं एफ एस मैक्स। ठीक है, एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये रिएक्शन के ऊपर। मतलब कि अगर आप इसको फोर्स इधर, किसी बॉडी को फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो और बॉडी का वेट नीचे की तरफ है और रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ है, तो ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गई? आई होप कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान टॉपिक है, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है ना, सो अब मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं? मैथमेटिकली लिखता हूं मैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है एफ एस मैक्स, इस प्रोपोर्शनल है रिएक्शन के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हो गया, कोई कांस्टेंट लगा दो, कांस्टेंट लगा दो, म्यू, म्यू एस लगा दिया इनटू आर इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। म्यू स्टैटिक एस ऑन रिएक्शन, एफ मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नीचे क्या हो गया? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल या नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, ये क्या बन गया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब कोई चीज चलती है, तो चलती है तो उसमें अब कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? तब उसके अंदर आएगा बच्चों नॉर्मल काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ये भी वैसा ही है, जिस डायरेक्शन में उस चल रही है बॉडी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसकी वेलोसिटी वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट है जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम है। ये डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी के ऊपर, बशर्ते वेलोसिटी ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी बहुत कम होगी तो आपको ऐसा लगेगा ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने स्टैटिक में पढ़ा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, तो इसे बोल दिया, देखो ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्रोपोर्शन हटाओगे कांस्टेंट लगाओ। तो अब हमने अगर म्यू के निकालना हो तो इट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन, जस्ट लाइक जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन था। लेकिन यहाँ पर आप एक बात तो समझ जाओ कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो अब ये मैक्सिमम लेवल का जो था, अब फ्रिक्शन एफ इजिकल टू क्या होता है? यहाँ पर आपने पढ़ो एफ इजिकल एफ के इजिकल टू क्या लिखा हमने? म्यू आर। सो म्यू आर जो है ये म्यू काइनेटिक लेस देन म्यू आर ये स्टैटिक। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो इस बात से आपको समझ आया कि काइनेटिक को
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेस होता है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के मुकाबले। सही है, आसान सी बात है। अब बात करते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन? कि देखो अभी हमने पढ़ा है कि अगर एक सरफेस इस तरफ जा रहा है, अगर इसको फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स था, कांटेक्ट फोर्स का इसका रिएक्शन ऐसे था, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। या इस बात को ऐसे समझो कि फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, रिएक्शन नीचे जा रहा है, रिएक्शन ऊपर हो रहा है। बॉडी अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अब एक फोर्स तो ये हुआ और एक फोर्स ये हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो तो यहां पर आ गया, ठीक है ना। इस रिजल्टेंट के साथ और नॉर्मल रिएक्शन के जो बीच का एंगल है, इसी को ही बोला गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा बताओ, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेट नीचे है, mg नीचे है, तो रिएक्शन ऊपर है। तो इसका मतलब मेरे पास दो फोर्स हो गए, एक फोर्स ये वाला और एक फोर्स ये वाला। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो पैरेललोग्राम लॉ से, ये आ गया आपका नॉर्मल रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। द एंगल बिटवीन द रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? नाउ आई वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप इस पॉइंट को देखो, आप केवल इतने से इस ट्रायंगल को देखो, देखो दिख रहा है ना, तो ये हो गया मेरा, ये कोई मैं केवल दो लाइनें बनाई, तो पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली लाइन, और बेस होगी ये वाली लाइन। क्लियर नॉट क्लियर? तो बेस तो हो गया मेरा आर, और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, जितना एफ एस है। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या, टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस अपॉन आर तो म्यू भी होता है, तो इस बात का ये मतलब हो गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक, वही है टेन थीटा। सही है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही जो है वो टेन थीटा है, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगी, ठीक है ना। ठीक है, थीटा को क्या बोला हमने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो दिस इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस बात को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े, एंगल ऑफ रिपोज, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात है। कहता है कि मिनिमम एंगल जिसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन पे किसी चीज को रखा जाए कि वो जस्ट बिगिन टू स्लाइड हो, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखो जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, मान लो ये इस समय तक ये जो है स्लाइड नहीं हो रहा है, मान लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करूंगा, चलो मान लो यहाँ पर रखा हुआ था, स्लाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ रखा, स्लाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर इसके ऊपर और रखा, स्लाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो यहाँ तक आते आते वो स्लाइड होना शुरू हो गया। तो जिस पोर्शन पे वो स्लाइड होना शुरू हुआ है, जिस एंगल पे वो स्लाइड होना शुरू हुआ है ना, वो ये एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? सो अब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर इस वाले कंसेप्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा दिया था कि अगर एक ब्लॉक ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है हमेशा, हमेशा बोल रहा हूं मैं आपको, वेट मतलब mg ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा था, याद है आपको, mg cos थीटा वाला कंपोनेंट था। ये वाला कौन सा है, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट था, ठीक है। अब देखो जिसको याद नहीं है बच्चों, वो वीडियो जाकर देखो, क्योंकि अगर मैं हर क्लास में ये कंपोनेंट समझाने शुरू कर दूंगा तो फिर मैं टॉपिक के पीछे रह जाऊंगा, ठीक है। सो गेम को समझो। अब अगर, अब एक बात को देखो, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, एक सिंपल सी बात समझो ना, कि ये वाला ब्लॉक पड़ा हुआ है तो एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है ये, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। इसी को ही बोल दिया मैंने फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, क्योंकि कोई फोर्स आपने को रस्सी बस्सी तो बांधी नहीं हुई है, सोचने की बात है ना। तो इसका मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये हिल नहीं रहा है, ब्लॉक अभी पड़ा हुआ है, तो और ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है, वो मैक्सिमम लेवल हो गया उस समय, अब इस एंगल के जस्ट बाद वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल जो है एफ एस मैक्स जो है, एफ एस किसके बराबर होना चाहिए, mg
साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, मैं मान के चलते हैं हम, ठीक है। और जो रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन, तो आर जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। तो आर आ गया एम जी कॉस थीटा के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो। एफ एक्स अपॉन रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, ये हो गया बच्चों टेन थीटा। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भाई कि टेन थीटा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये जो एफ एस अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी जल्दी जल्दी में। क्या कर दिया कि आदत बनी हुई है ना, ये एंगल था ना फाई था, फाई, तो ये भी फाई है, तो ये भी तो फाई होगा ना। तो दिस शुड बी फाई, दिस शुड बी फाई, दिस शुड बी फाई 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 एंड फाई। नाउ बट एफ एस अपॉन एफ आर, क्या होता है बताओ, एफ एस अपॉन आर कितना होता है, टेन थीटा होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन फाई। तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा इज इक्वल टू फाई होगा। तो थीटा क्या याद है आपको, एंगल ऑफ रिपोज था, एंगल ऑफ रिपोज ही हुआ ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर नहीं क्लियर, देखो ओके, समझ आ गई मेरी बात, आसान है। चलो अब इसके बाद करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई चीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, स्लाइड समझ गए ना, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस चलेगी, देन इट इज कॉल्ड सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब चीज गोल गोल घूमेगी, जैसे टायर घूमता है, बॉल बेरिंग घूमता है, देन इट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो रोलिंग है, एफ आर लिख दिया इसको हमने, इट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। एफ आर इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब ये इंपॉर्टेंट, यहाँ एक नई चीज है, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल हटाया, मतलब पहले प्रोपोर्शनल लिख दिया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस रिएक्शन, स्मॉल आर क्या है, रेडियस। प्रोपोर्शनल हटाओ, कोई कांस्टेंट लगाओ, हमने लिख दिया म्यू। नाउ द म्यू कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अभी तक आपके पास क्या आ रहा था कि जो म्यू ऊपर वाले थे, देखो देखो ध्यान से, ये जो म्यू है दिस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। ये भी फोर्स की यूनिट है, ये भी रिएक्शन भी जो है वो फोर्स की यूनिट है। तो ये फोर्स अपॉन फोर्स है, मतलब प्रॉपर रेशियो है, सही है। काइनेटिक में भी ऐसे ही था, ये काइनेटिक के अंदर भी ये प्रॉपर फोर्स है, ये भी रिएक्शन भी तो प्रॉपर फोर्स है। फोर्स अपॉन फोर्स, प्रॉपर यूनिट जो है, रेशो प्रॉपर रेशियो है ये। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये रिएक्शन, मतलब ऊपर तो फोर्स है और नीचे क्या है, नीचे क्या है, रेडियस है, मतलब कि लेंथ है ना। तो ये जो है रेशो प्रॉपर नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो अब जो है म्यू एस और म्यू के जो है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन म्यू आर की जो डायमेंशन है वो लेंथ की होती है, ठीक है। और जो है इसकी एसआई यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर रहेगी, ओके। लेकिन ये म्यू आर केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब वहां पे रोलिंग होगी, विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो केवल रोलिंग होगी तभी इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज इन्वॉल्व नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि देखो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो जैसे भी ये गोल है, ये अगर चल रहा है, इसके ऊपर रोल कर रहा है, तो थोड़ा सा स्लिप भी तो कर सकता है ना आगे की तरफ, आगे भी गोल गोल भी घूम रहा है लेकिन स्लिप भी कर सकता है। तो जब स्लिप करेगा तब ये नहीं होगा। लेकिन अभी तक चिंता मत करो, इस क्लास के अंदर आपको स्लिपिंग इन्वॉल्व नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बच्चों मेरी बात, हाँ। तो चलो अब इसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, डन। चलो खुद करते शुरू। सबसे पहले हमने क्या करा, न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में आज टॉपिक ना बच्चों खत्म करने का टारगेट हमें बनाना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड का ना मेरा जो टारगेट है कि मैं इसे जो है इसी एक्सरसाइज, इसी लेक्चर के अंदर है मैं खत्म करना चाहता हूँ, सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर में हम और नई चीजें करेंगे। उसमें है वर्क डन, फ्रिक्शन के केस में इंक्लाइंड प्लेन पे होगा, है ना। तो हम वो वर्क डन वगैरह कंसेप्ट करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट। आने वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, मजेदार, रियल फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है, पूरी अच्छी मैकेनिक्स फुल फॉर्म में आ जाती है तब तक। तो चलो करें शुरू।
मजा आएगा अगर आप साथ साथ पढ़ते रहोगे तो, अगर साथ साथ घर में रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलो बच्चों करते हैं। सबसे पहले करते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। ये 2 kg का मास है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। चलो पहले जो जो क्वेश्चन है वो लिखना शुरू कर दूं है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अब क्या करेंगे जी कि आपका जो ब्लॉक है वो है 2 kg का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। अ फोर्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। तो इसके ऊपर आपने अप्लाई करा है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स है 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो होता है म्यू आर, ठीक है। और आर क्या होता है, एम जी, ठीक है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद है कि नहीं याद है? बस तो वही तो बात थी। यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ पर आपका बॉडी जो है एम जी नीचे लगा रहा होगा, है जी। तो एम जी गया नीचे, रिएक्शन गया ऊपर। तो म्यू आर, आर है हमारा एम जी, तो आर की जगह लिखो जी एम जी। नो, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन ही है तो इसलिए एस लिखने की जरूरत है लिखो, लिखो तो अच्छी बात। तो बस अब तो सॉल्व कर लोगे, क्या मुश्किल है इसके अंदर है। स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू है 0.4, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना चाहते हो, 9.8 या 10 ले लो बस। सो जिसका मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू, ये जो है ये क्या वैल्यू आती है आपको याद है, ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लेवल आता है आपका, ठीक है। समझ गए ना, म्यू आर से म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, तो ये है लिमिटिंग वैल्यू। इसको हम मल्टीप्लाई करें 8 8 64 6 8 ने 72 6 78 7.84 न्यूटन। ये बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन आया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आया है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतना अप्लाई, इतना ये ब्लॉक इस सरफेस की वजह से इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, आप मेरे को बताओ। आप जो अप्लाई कितना कर रहे हो, ये है 2.5 न्यूटन। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये 2.5 न्यूटन से बहुत ज्यादा है। इसका ये मतलब है, ध्यान सुनना, कि 2.5 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये ब्लॉक 7.84 न्यूटन फोर्स लगाने से पहले हिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना। 7.84 न्यूटन, जब तक फोर्स 7.85 न्यूटन फोर्स लगाओगे ना तो ये ब्लॉक हिल जाएगा, या 7.841 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो मेरा अप्लाइड फोर्स है 2.5 न्यूटन। इट्स मच लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम लेवल है। ये बिल्कुल आप इसको मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल पिक्चर्स दिमाग दिखाता हूँ। रुको रुको रुको, आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट ये देखो। ये वाली वैल्यू देखो, ये है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ही बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम लेवल है ये 7.84 न्यूटन। लेकिन अभी आप 2.5 न्यूटन के ऊपर ही, आपका अप्लाइड फोर्स कितना है, 2.5 न्यूटन। तो इस टाइम ये लीनियर बिहेवियर चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपका जितना फोर्स चल रहा है उसी के हिसाब से ही आपको बात करनी है। आप 2.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो अभी तक आपको भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही अप्लाई हो रहा होगा। तो सिंस एफ एस मैक्स है ना, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो आपके अप्लाइड फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा है। देयरफॉर जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, वही आएगा 2.5 न्यूटन ही होगा ना। समझ गए ना बात को, है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अ ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ये ब्लॉक रखा
हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर 20 न्यूटन का है, और एंड अ टेंशन टी विच कैन बी इंक्रीज्ड टू 8 न्यूटन, इसके ऊपर खींच सकते हैं हम 8 न्यूटन तक का फोर्स, ठीक है। नहीं मतलब ब्लॉक दिस इज प्लेस्ड ऑन एंड टेंशन टी व्हिच कैन बी इंक्रीज टू, अच्छा ये 8 न्यूटन बिफोर द ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड है, 8 न्यूटन तक का ये फोर्स होल्ड कर सकता है बिफोर द ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड। इसका मतलब जो बेसिकली जो टेंशन है, जो टेंशन टी है वो लॉजिकली स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लेवल है जब वो ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड होगा, वो कितना है 8 न्यूटन है, सही है कि नहीं सही है, ठीक। उसके बाद a force of 4 Newton keeps the block moving a constant speed once it has been set in, 4 न्यूटन का फोर्स बहुत रहता है जब ये एक बार ब्लॉक चल पड़ता है तो, ठीक है। उसके बाद फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों बताने हैं आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन बताने के लिए आपको बताना होता है म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रिक्शन एफ अपॉन आर, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपको पता है आर, आर इज इक्वल टू होता है mg, ये एक्शन रिएक्शन, आर तो mg के बराबर होता है ना जी, इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है भैया ये, तो आर जो है वो इज इक्वल्स टू mg है, किसके बराबर है 20 न्यूटन के बराबर है, समझ गए ना मेरी बात। तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है विच इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन रिएक्शन, इसका मतलब 8 अपॉन 20, इसका मतलब 0.4, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.4। अब कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताओ, आप काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताओगे तो फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक का पोर्शन तो हमने कर लिया है, काइनेटिक के लिए क्या करें, सबसे पहले इक्विलिब्रियम में बॉडी तो आर, सबसे पहले बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो गया, एक तो आर तो mg के बराबर ही रहेगा, कितना 20 न्यूटन, ठीक है। अब आपका फोर्स जाएगा आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन जाएगा पीछे, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या रहेगा आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक, अब वो क्या कह रहा था कि अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, 8 न्यूटन का काम खत्म हो गया क्योंकि वो स्टैटिक तक स्टेशनरी था। A block began to slide, applied on the block, where force of 4 Newton keeps the block moving at a constant speed. ध्यान से समझो मेरी बात को, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बड़ी छोटी बात है लेकिन जो है ना जिसके बंदे के दिमाग में घुस गई ना उसको समस्या नहीं आएगी। देखो ये एक अप्लाइड फोर्स हो गया, इतना ही फोर्स है, ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तब देखो, जब फोर्स आर्म इन बैलेंस होते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ध्यान सुनना मेरी बात, होता है ना। अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, गॉट इट, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना, क्योंकि अगर चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब जो फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लग रहा है, बराबर है, तो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कांस्टेंट स्पीड चल रही है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, सिंस, लिख दो इस बात को, सिंस द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन है, दिस इंप्लाइज नो फोर्स एक्टिंग, या नो फोर्स की जगह नो अनबैलेंस्ड फोर्स बोलना चाहिए मेरे को, फोर्स तो कर ही रहा है इसके ऊपर काम, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द, अनबैलेंस्ड फोर्स ही तो मोशन का कारण बनते हैं। सो इसका मतलब जितना, देयरफॉर इस कंक्लूजन से क्या निकला, जितना आपका टेंशन है
और इसमें से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर दो तो नेट आंसर 0 है। या इस बात को ऐसे करो कि जितनी आपकी टेंशन है, टेंशन मतलब जितना भी आपका खिंचाव है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो कितना है, वो 4 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, म्यू के निकालना है। म्यू के कैसे निकालोगे आप, एफ के अपॉन आर है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 4, आर मतलब एम जी मतलब 20, ठीक है ना। सो इसका मतलब हो गया 0.20। ठीक है, 2 आंसर आ गए मेरे पास। हैप्पी, ध्यान से समझोगे ना तो चीजें बड़ी काम की हैं। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, हर चीज ध्यान से समझा रहा हूँ। दोबारा समझो, दोबारा सीखो, दोबारा पढ़ो, दोबारा रिवाइज करो। A force of 48 न्यूटन is just sufficient to pull a block. 49 न्यूटन आपको लगाना पड़ता है, just it is just sufficient to pull a block। इसका मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। समझ गया मेरी बात को। तो ये मेरा जो है लॉजिकली अगर मैं करूं तो ये F स्टैटिक मैक्स है इस 49 न्यूटन ऑफ वेइंग 10 kg। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 10 kg। इस रफिंग ऑन हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू निकालना है, म्यू स्टैटिक निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों बताओ, एफ एस मैक्स अपॉन आर, आर मतलब क्या होता है एम जी। सो एफ इज 49, एम जी 49 है तो एम जी की जगह 10, एम तो 10 है ना, इसको 9.8 ले लो, क्योंकि 49 टू द 98 होता है ना, इसलिए लिया, नहीं तो 10 ही ले लेता मैं तो म्यू स्टैटिक कितना हो गया मेरे पास 0.5। ठीक है, यहीं पे लिख दो, दिस इज इक्वल टू 0.5। चलो बस खत्म, इतना सही काम था। अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन जिसका म्यू दिया हुआ है। चलो जी, म्यू दे दिया उसने हमारे को, तो म्यू दे दिया है। एक मिनट, अच्छा इसमें ना एक और चीज भी निकालनी थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकालना है जी। तो इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.5 है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.5। अब आप टेबल देखो, टेबल देखेंगे और टेन की वैल्यू निकालेंगे कि 0.5 कब होती है तो वो जो है ना 26 डिग्री 34 मिनट पर होती है। ठीक है, ये टेबल देख के पता चलेगी ये वाली वैल्यू ना। अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है हमारे को 1/√3। determine the angle of inclination when block just begin to slide down the inclined plane। तो बेसिकली म्यू ही तो टेन थीटा होता है, म्यू ही तो टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब आप बताओ टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है बताओ, 30 डिग्री पे होती है। तो यही है, 30 डिग्री के एंगल पे वो बॉडी विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, मास लिख लूं तो मास है मेरे पास 4 kg resting on a horizontal plane, the plane is gradually inclined at an angle of 15 डिग्री। तो मतलब कि जो एंगल है थीटा वो है 15 डिग्री। द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड, हाँ 15 डिग्री पे स्लाइड होना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को म्यू मिल गया। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 15 डिग्री। कैसे निकालोगे 10 15 की वैल्यू पता है, दो तरीके हैं आपके पास। या तो वो 10 45 - 30 वाला फार्मूला बताया था ना आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 10 45 - 30 10 a - b के फार्मूला सॉल्व कर लो, या टेबल देख लेना अगर टेबल अवेलेबल हो तो। 0.27 वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली इसकी। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, म्यू ही बताना था 0.27, दैट्स ऑल, इतना सही क्वेश्चन है ये। A body is rolled down on a ice with a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड। बॉडी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मीटर, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। 4 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए बोलता है हमारे को, कहता है जी लो 9.8, ऐसे लिख लिया जी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, पहले आप ये बताओ,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन F अपॉन mg, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है? अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसके ऊपर मतलब क्या होगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये m इनटू g। लो m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा, a अपॉन g। इतना सही तो काम है। अब a कैसे निकालोगे? अरे भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s कर दोगे तो a आ जाएगा ना, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अपॉन g। तो इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gs है जी। सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट योर आंसर, 0 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 इंटू एस का मतलब होता है 4, ठीक है? तो सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट म्यू का वैल्यू आपके आने की 0.8164, ठीक है? समझ रहे हो ना केमिस्ट्री फिजिक्स का न्यूमेरिकल पकड़ते कैसे और करते कैसे हैं, ये चीज आप समझनी शुरू करो, ठीक है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील ऑन ए दिस इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो म्यू देने के लिए उसने बोल दिया है 0.5। इफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जिसमें कार 72 किलोमीटर पे चली जाए, तो डिस्टेंस आपको निकालना है और कार जो जानी चाहिए वो 72 किलोमीटर पर आवर पे जानी चाहिए। इसका मतलब 72 इंटू 5/18, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए। हाथों हाथ कन्वर्ट करते चलो, ठीक है? सो आपको मालूम है एफ फिजिकल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन आर। एफ की वजह से क्या लगा, एम इंटू ए, अपॉन आर क्या होता है, एम इंटू जी। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है भाई, क्या टेंशन है, म्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन जी। ए कैसे निकाला, आपको एस निकालना है तो एस वाली इक्वेशन यूज करेंगे, तो 0.5, चलो मैं पहले लिख देता हूँ ना, सारी चीजें वही हैं बच्चों, म्यू इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, है ना, टू 2a 2s अपॉन g, क्लियर? तो म्यू इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gs, इससे मैं पूछूं s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं ये ट्रिक्स कैसे, मैं क्यों ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपको बताऊं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जब हम एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं ना, एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में, तो वहां पर ना ये जनरली ये वाली वैल्यू दी नहीं होती। वो बोलेगा, क्वेश्चन क्या आएगा सुनो, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इज म्यू, म्यू है, ठीक है? एंड बट कैलकुलेट द बट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, व्हेन द बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इज विद द स्पीड ऑफ v, क्लियर, एंड विद इनिशियल वेलोसिटी u या नहीं। तो आपको डिस्टेंस के लिए प्रूव करना होगा ये फार्मूला, अब ये ऑप्शंस में दिया होगा आपको, तो आपको सही ऑप्शन टिक करनी होगी। तो इसलिए जो है अब मैं अप्रोच थोड़ा सा अपनी बदल रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रेदर देन की सॉल्विंग सारा हेयर ऊपर ही ऊपर, इसको फार्मूले के साथ इकट्ठा करते चलो, ठीक है? और यहाँ पर लाके सीधा कड़क करके फार्मूला डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, ठीक है? अब आपके पास सारी वैल्यू मालूम है, आपको देखो v मालूम, u मालूम है, म्यू भी मालूम है, g भी मालूम है, सारी वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा, क्या मुश्किल है, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल आपका बदलना चाह रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आपको स्मार्ट भी तो बनाना है ना, कब तक ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से करते रहोगे? देखो अगर केवल u v म्यू g दिया होगा तो आपका ये एमसीक्यू का आंसर है, ये वाला सही जवाब। अदरवाइज ये वैल्यूज दी होंगी तो वैल्यूज दी होंगी तब ये जवाब निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, 40 मीटर वैल्यू पुट कर लेना, समझदार आप हो ही, ठीक है? तो एक पंथ दो काज, एक साथ हम दो चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो कभी कैसे ऐसा कुछ नहीं है ना जी? चलो, determine the maximum acceleration of the train in which box lying on the floor remains stationary, कहता है बॉक्स स्टेशनरी रहना चाहिए, मतलब बॉक्स
जो ट्रेन में पड़ा हुआ है उस ट्रेन की सरफेस और बॉक्स की सरफेस के बीच में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन जो है वो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना है, 0.15 है। तो अब अगर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है F, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू स्टैटिक इंटू आर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। अगर ये बड़ा हो गया फिर तो वो मूव कर जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लॉजिकली ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि ट्रेन चल रही है। देखो अगर ट्रेन खड़ी होगी ना फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो फोर्स है असली में, ये वाला जो फोर्स है, ये लॉजिकली द फोर्स ऑफ द ट्रेन है। फोर्स ऑफ द ट्रेन का मतलब हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो लॉजिकली ये इसके बराबर होगा। दोबारा बताऊं, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो आपने देखा होगा कि कोई चीज जब चलती है और सरफेस के ऊपर रख दो, तो आपने देखा होगा आपका जो सूटकेस है, अलमारी है ना, वो हिलता है, इधर उधर हिलता है ना, हिलता है कि नहीं हिलता। मतलब अगर बस में बैठे हो या फिर ट्रेन में बैठे हो तो भला अगर उसको बांधोगे नहीं तो वो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। सो वो उसको सारी गेम यही है, हम कह रहे हैं को बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ेगी, ट्रेन की अगर स्पीड बढ़ेगी तो एक बात को समझो, ट्रेन के अंदर ट्रेन की अगर स्पीड बढ़ेगी तो बॉक्स की स्पीड भी तो बढ़ेगी। बॉक्स भी तो उसी स्पीड से चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये बॉक्स की स्पीड है एफ, तो बॉक्स के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है। तो अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो बॉक्स का भी एक्सेलरेशन वही है जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब बॉक्स के ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है। तो बॉक्स का अगर अप्लाइड फोर्स ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स ये है। अब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये वाला जो बॉक्स हिले ना अपनी जगह से। ये तब तक पॉसिबल है जब तक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो इस फोर्स से, यही तो मतलब हुआ। अब ये वाला फोर्स क्या है, जो ट्रेन फोर्स लगा रही है, ट्रेन फोर्स कितना लगा रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है नहीं सही है। ये फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब समझ में आ गई बात है, थोड़ी सी चिंतन करना इस बात का। सो इसका मतलब एम ए जो है वो छोटा होना चाहिए म्यू स्टैटिक आर का मतलब क्या होता है, एम जी से एम कैंसिल कर दो। तो इसका मतलब ए शुड बी छोटा, लेस देन म्यू स्टैटिक इनटू जी। सही है बस। तो एक्सेलरेशन जो है वो 0.15 इनटू 10 शुड बी लेस देन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपनी गाड़ी का, ट्रेन का एक्सेलरेशन कम रखना, बस आपका बॉक्स नहीं हिलेगा। गॉट इट, समझ आ गई बात। सोचना अभी। Now, a bullet of mass 0.1 kg fired horizontally in a 4 kg wooden block at a rest. पहले रेस्ट पे पड़ा हुआ था ब्लॉक, उसके ऊपर गोली मारी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक और सरफेस के बीच में ये है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये है। बुलेट उसके अंदर घुसी और दोनों चल पड़े। कितना चल पड़े, 20 मीटर। अरे बाबा 20 मीटर बहुत होता है भैया। गोली उसमें चला दी, 20 मीटर तक ब्लॉक उन दोनों के साथ लेके चल पड़ा है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो विद व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक, कितनी स्पीड से बुलेट ने इसको मारी है गोली, ठीक है। तो मैंने ना क्या कर दिया है, थोड़ा सा होमवर्क पहले कर लिया है, छोटा सा है। क्या कर दिया देख रहे हो, मैंने गोली बुलेट बुलेटा पहले बना लिया है, ब्लॉक भी बना लिया। तो मैं इसको रखता हूँ बच्चों यहाँ पर है। देखो ये बुलेट आई, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन विजुअलाइज करना पसंद है। ये बुलेट आई, ये इसको हिट करी, ये दोनों यहां से लेकर यहां तक ये चलिए 20 मीटर डिस्टेंस है, टोटल इनके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस समय यहाँ पर दोनों मास हो गए एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। जो स्मॉल एम तो हो गया वो बुलेट का है, कैपिटल एम ब्लॉक का हो गया है। अब ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा बच्चों 20 मीटर। क्लियर, यहाँ तक सही है। अच्छा, तो मास ऑफ द ब्लॉक आपको कितना दिया हुआ है, पढ़ो, 4 केजी। और छोटा मास दिया हुआ है आपके पास 0.01 केजी, ठीक है। अब
अगर क्योंकि उसमें जो है काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो है 0.25। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या होगा, म्यू इंटू आर। काइनेटिक है तो म्यू के लिखो, ठीक है ना, ठीक है। आर क्या होता है, एम जी, तो म्यू काइनेटिक, आर की जगह आप लिख दो एम जी। पूरा मास तो इकट्ठा हो गया ना, एम प्लस एम इंटू जी। सही है बात, क्या नहीं सही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा चलो, अब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ है, इसकी वजह से जो है क्या हुआ है, धीरे धीरे इस बॉडी के अंदर रिटार्डेशन आई है। ठीक है, बेसिकली गोली आपकी रुक गई ना, है ना। सो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, क्या बोलूं मैं, सिंस द काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन, इट प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, ए। तो फोर्स क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब एफ के को हम कैसे लिख देते हैं, एम प्लस एम इंटू ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये इतना फोर्स होना चाहिए, ये म्यू के इंटू एम प्लस एम इंटू जी। समझ आई बात? अब देखा, मैंने सॉल्व नहीं किया था ऊपर, सॉल्व कर देता तो काम हो जाता। अब इससे क्या बनी बात मेरी, ए इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू जी। ठीक है ना, ठीक है। सो म्यू के कितना हुआ, म्यू आ गया आपके पास 0.25 दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपको 9.8 ही लेनी है, वो बोल दिया उसने। अच्छा नहीं है, चलो तो वैसे 9.8 ही ले ली, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 25 6 200 जे 5 4 0 5 4 2 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आया अभी ये। ठीक है, बॉडी ये स्पीड, इस स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है, या ऐसे समझो रिटार्ड कर रही है। डिस्टेंस है 20 मीटर, एक्सेलरेशन आ गया 2.45 फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अब आप निकाल लो वेलोसिटी। तो यू स्क्वायर आपका जो है, अब ब्लॉक चल पड़ा है ना, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू क्या हो गया, 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as। ठीक है, तो अब वी तो आपकी बॉडी रुक गई है, यू कितना था, यू ही आपको निकालना है, ब्लॉक की स्पीड से चला है। ठीक है, इज इक्वल टू 2, ए कितना है 2.45, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन के पॉइंट से बात कर रहे हैं इसलिए माइनस लिख लो यहाँ पर, इनटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो आप 20 मीटर। सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2.45, 24 48 49 49 49 4.9 49.0 इंटू 2 98 हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी 98। तो इसका मतलब u इज इक्वल टू रूट ऑफ 98, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब लगभग लगभग 100 हो गया। 100 का रूट जो है वो लगभग 10 हो गया, 10 से थोड़ा सा कम कर लो है, तो अप्रोक्सीमेट जो है, बस इतना सा काम है, कितना मुश्किल है? अब और कुछ पूछा तो देख लो भाई। The bullet get embedded into the block and the combination move this coming to block with what speed did the bullet strike the block? हाँ, अब with what speed, अभी तो ये था कि ये दोनों मिलाकर, ये जो अभी जो पूरा एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं लॉजिकली, ये तो पूरे ब्लॉक का, पूरे का पूरे सिस्टम का निकाला है ना हमने, ये पूरे के पूरे सिस्टम का निकाला है। लेकिन मेरे को तो पूछना है कि ये कितनी स्पीड से इसमें हिट कर रही है। तो इसका कंसेप्ट है, मोमेंटम से निकाल देते हैं कि जो इसका मोमेंटम होगा वो इन दोनों का मोमेंटम होगा इस स्टेज के ऊपर। सही है नहीं सही है? तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मोमेंटम छोटा लिखता हूं है, तो मैं लिखता हूं पी बुलेट इज इक्वल्स टू पी बुलेट प्लस ब्लॉक। ठीक है, बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इनटू सिस्टम की वेलोसिटी, जो ये वाली वेलोसिटी आई थी लॉजिकली यू, है ना। तो आपको v निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू, ये बुलेट की वेलोसिटी है,
m प्लस m कितना हो गया 4 किलो प्लस 0 पॉइंट कितना था 1 किलो 0.01 किलो इन टू u है आपका 9.8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द 0.01। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर मैं लिख के बता देता हूं। तो इसकी जो वेलोसिटी आ रही है अप्रोक्सीमेटली 3969.7 मीटर पर सेकेंड। डन, समझ आ गई बात। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये चेक किया कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा था, उसी फोर्स की वजह से मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, मेरे को बॉडी का एक्सेलरेशन समझ में आ गया, सिस्टम का, ये पूरा सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन समझ में आ गया, एक्सेलरेशन समझ में आ गया तो इससे मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मालूम चल गई। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी मालूम चली है, लेकिन मेरे को तो बुलेट की वेलोसिटी चाहिए थी, उसको मैंने इसके मोमेंटम और इसके मोमेंटम के बराबर कर दिया, तो मेरे को उसकी वेलोसिटी मालूम चल गई। बस समझ में आ गई बात। लो जी, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बस एक दो क्वेश्चन रह गए, ज्यादा बड़े नहीं, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? ये जो ब्लॉक जो है ये कैसे चलेगा, ये है भैया देखो ट्रॉली बनी हुई है, ये ट्रॉली है, पहिया लग गया तो ट्रॉली है, नहीं तो ब्लॉक 20 केजी का है, ये 3 केजी का है, ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, ये इधर चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे चल रहा है, सारा डायग्राम बिल्कुल सही है। mg नीचे जा रहा है तो टेंशन ऊपर आ रही है, ये सारा ब्लॉक सही है, सारा डायग्राम सारा एरो गिवन है आपको। ठीक है, समझ आ गई ना बात, ये फिगर गिवन है। चलो आप क्वेश्चन पढ़े तो नहीं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने तो। if the coefficient of the kinetic friction is this is 0.4, ठीक है। what is the tension, अच्छा टेंशन निकालनी है, इसको ये टेंशन हो रही है कि हमारी टेंशन नहीं निकल रही। अब टेंशन तब मालूम चल जाएगी जब मेरे को, देखो एक बात को समझो, इस वाले ब्लॉक को याद है, ये कितना था mg था, याद है ना आपको, mg में से टेंशन माइनस करो तो m इंटू ए आ जाएगा, सही है। और फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, एक तो यहाँ की बात समझ गए, तो पहले इतना इतना काम करते हैं, तो mg में से टेंशन माइनस कर दो, मास इंटू एक्सलरेशन आ जाएगा, mg कितना है 3 इंटू 10 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3 इंटू ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो अब एक टेंशन इधर लग रही होगी, इधर की तरफ फोर्स एक इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे जा रहा है, जिसकी वजह से ये टेंशन ज्यादा होगी। देखो एक बात को समझो ना, मैंने क्या बोला था, इस पुल्ली के राइट और लेफ्ट में एक ही जितना फोर्स होता है। अब मैं जो एडिशनल एडिशनल एरो बना रहा हूँ वो कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो ये टेंशन सेम होगी, इधर ये ऐसे होगी और ये ऐसे होगी, बोलो क्लियर। अब ये कंप्लीट हो गया फिगर, समझ रहे हो मेरी बात को, ये फिगर अब कंप्लीट हो गया। नाउ ये टेंशन ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तभी ये बॉडी इधर जा रही है, तो इसका मतलब टेंशन है ज्यादा, टेंशन है ज्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स है कम, जिसकी वजह से भी जो बॉडी है, बॉडी का मास कितना है 20 इंटू एक्सलरेट कर रही है ए से ही, तो इसका मतलब टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू आर होता है ना, म्यू आर लिख रहा हूँ, म्यू के आर इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन 20 इंटू ए। ठीक है, सो टेंशन म्यू मालूम है, आर मालूम है, निकल जाएगा नहीं निकलेगा, टी माइनस म्यू की वैल्यू आपको पता है बच्चों 0.04, रिएक्शन आपको पता है आर होता है mg, आर होता है mg, mg किसकी बात कर रहे हैं इसकी, मतलब कि 20 इंटू जी, 20 इंटू जी इज इक्वल्स टू 20 इंटू ए। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसमें दो क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, टी नहीं मालूम है ए नहीं मालूम है, यहाँ भी दो इक्वेशंस आ गई हैं, टी नहीं मालूम है ए नहीं मालूम है, अरे जी की वैल्यू तो 9.8 या 10 ले लो, है सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर टी माइनस, ये हो गया 208, ठीक है ना, ये 10 होगा ना, तो ये 200 हो जाएगा, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, तो 200 टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20 ए। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये वाली एक ये वाली, इसको सॉल्व कर दो, तो 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 ए और -8 प्लस टी इज इक्वल्स टू
बी से सिंप्लीफाई कर दिया, काट दिया, 30 माइनस 28 इज 22 इज इक्वल्स टू 23a। तो a आ गया आपके पास 22/23। हैप्पी। अब आप जो है a की वैल्यू जहां आपका दिल कर रहे वहां डाल लो और t निकल जाएगा। सो 30 माइनस t इज इक्वल्स टू 3 इंटू a है 22/23। तो 30 प्लस 66, 30 माइनस 66/23 is equals to t. So this will be 3 3 9 6 0, ठीक है, -66/23 आ गया t। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 27.12 न्यूटन। डन। हैप्पी। अब नहीं खुश हो गए तो कब हो गए यार, इतने सारे तो क्वेश्चन करवा दिए, अब तो हो जाने चाहिए। ओके, बढ़िया क्वेश्चन। 2 ब्लॉक्स हैं बच्चों, ब्लॉक ए ब्लॉक बी है, इसका M1 इसका M2। ब्लॉक ए 4 किलो का है, ब्लॉक बी 5 किलो का है। ठीक है, ब्लॉक ए छोटा 4 किलो, बड़ा 5 किलो, इसके ऊपर फोर्स लगाना है, ये फिगर दी हुई है। फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक ए एंड बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी, बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएं सो दैट ए और बी दोनों इकट्ठे मूव करें। ए और बी दोनों इकट्ठे मूव करो। देखो अगर कहा जाए ना, कुछ कुछ क्वेश्चन वो ट्रेन वाला कंसेप्ट हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को? ये ट्रेन है, ट्रेन ऐसे चल रही है, ये बक्सा आपका उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपको ट्रेन को बक्से के साथ लेके चलना है ना। आपने देखा, मैं आपको थोड़ी देर पहले का बताया था, ट्रेन आगे चलती है तो आपका बक्सा हिलता है, इसका मतलब देयर इज सम अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई इकट्ठा लेके जाओ तुम, इसका मतलब देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स। सही है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, वो कम से कम जितना आपने फोर्स लगाया उसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि 12 न्यूटन, है ना। अनबैलेंस नहीं होना चाहिए ना, आप 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, वो कह रहा है 12 न्यूटन फोर्स इसको चलाने के लिए चाहिए, तो अनबैलेंस्ड नहीं होगा जब वो 12 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, ठीक है, should be applied to avoid, मैं थोड़ा सा एक और मतलब एक और आगे बढ़ा, इससे ज्यादा भी लगा सकती हो, लेकिन जब ज्यादा लगाओगे तो हो सकता है इसके बीच में स्किडिंग होनी शुरू हो जाए, ये स्लिप होने शुरू हो जाए, फिर इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको नहीं दिया हुआ है अभी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को थोड़े से एडवांस लेवल पे लेके समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सो अगर केवल इसको हिलाना है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल अगर ब्लॉक को हिलाना है, M1 की टेंशन नहीं लेनी है कि वो हिल रहा है या गिर रहा है, तो 12 न्यूटन या 12 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे। ठीक है, बट अगर फोर्स ऑफ 12 न्यूटन अप्लाई करना है टू अवॉइड स्लिपिंग, टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ M1 ओवर M2, ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि M1 और M2 जो है वो दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू ऑफ आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग कहाँ रहा है, वो तो बी और इसके नीचे लग रहा है, नहीं? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, दोबारा देखो। अब ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अनदर, इसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, या आप मेरे को बताऊंगा। ट्रेन, उसमें एक ट्रक है, ट्रक चलता है इसमें एक जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन है, एक ट्रक चलता है, उसके पीछे डब्बा पड़ा हुआ है, तो वो ट्रक को किस वेलोसिटी से चलना है कि डब्बा नीचे ना गिरे, तो उसमें बता रखा है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इतना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि वो डब्बा नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। सो दैट ऑल गेम्स कम्स फ्रॉम दीज थिंग्स ओनली। तो वो ट्रेन वाला क्वेश्चन अच्छे से करो,
ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करो, आपको फंडा समझ में आ जाएगा। चलो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से धीरे धीरे समझो। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अनदर। 4 kg को 5 kg पे रखा। फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक ए ऑन बी। अच्छा, पहले आपने ए को स्लाइड किया है बी के ऊपर, स्लाइड करा है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ए एंड बी मूव टुगेदर। अच्छा सॉरी, मैं भी थोड़ा सा गलत कर रहा था कि 12 न्यूटन जो फोर्स है वो बेसिकली बिटवीन ए एंड बी के लिए अप्लाइड था। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज 12 न्यूटन। वो कम से कम 12 न्यूटन कम से कम जो है वो होना चाहिए। तो टू अवॉइड स्लिपिंग, तो फिर थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी शायद। अब यहाँ से लेकर इसको, फोर्स ऑफ 12 न्यूटन टू बी अप्लाइड टू मूव, force of 12 न्यूटन should be applied, ठीक है, applied applied to overcome या बैलेंस, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कम से कम तो 12 होना चाहिए, और विच इज इक्वल्स टू म्यू आर, क्योंकि चलाना है इसलिए म्यू काइनेटिक, ठीक है। आर कौन सा हो गया, m1g, mg होता है ना, तो म्यू आर पहले ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ऐसे निकाल लिया। So 12 is equals to mu kinetic, m1 is 4, g is g, तो this implies mu kinetic आपको निकालने के लिए बड़ा आसान मिल गया आपके पास 12/4g, मतलब 3/g, ठीक है। ये मेरे पास mu kinetic आ गया बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ए एंड बी मूव टुगेदर। ए और बी के बीच में अगर आपको वो नेट फोर्स लगाना है, तो आपको जो ओवरऑल फोर्स कितना चाहिए होगा, तो वो क्या होगा, टोटल ओवरऑल फोर्स क्या होगा आपके पास, म्यू काइनेटिक, F1 की कोई जरूरत नहीं है, म्यू काइनेटिक इनटू m1g प्लस म्यू काइनेटिक इनटू m2g। क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी बात, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन तो है अब, तो म्यू काइनेटिक दोनों का जी कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, क्लियर। तो आप वैल्यू पुट कर दो, म्यू काइनेटिक अपने निकाला है अभी 3/g इंटू जी, m1 प्लस m2, एक 4 किलो का था एक 5 किलो का था, तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 न्यूटन हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या बोलता है, कहता है ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स आपने निकाल लिया है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कैपिटल मास, मास फोर्स है आपका 27, टोटल मास कितना है 4 किलो प्लस 5 किलो, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 27/9 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन बच्चों, समझ आ गई बात। आगे पढ़ते हैं, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस कंसेप्ट का। इंजन ऑफ हॉर्स पावर 1000 हॉर्स पावर ड्रॉज ए ट्रेन ऑफ मास 200 मीट्रिक टन। तो पहले तो उसकी पावर है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, ये है 100 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ना पावर होती है, उसको वॉट में कन्वर्ट कर लो तभी वो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट होती है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, तो ये वॉट हो गया। तो 746 के आगे डबल जीरो लगा दो, ये वॉट हो गया, ठीक है। इंजन 100 हॉर्स पावर लेता है, मतलब इतने वॉट लेता है, मास खींचना उसको 200 मीट्रिक टन। तो
मास है 200 मीट्रिक टन, 200 मीट्रिक टन, 200 मीट्रिक टन का मतलब हो गया 200 गुना में 1000। तो ये 1 2 के बाद 3 जीरो, ये आ गया केजी, ये मास आ गया मेरे पास। आगे बढ़ो, ये हो गया यहाँ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चाहिए 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 36 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सारी कन्वर्जन साथ साथ पढ़ते जाओ, करते जाओ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू निकालने के लिए पूछता है आपको। म्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन, ठीक है ये नहीं ठीक है? आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स आपको याद है, पावर। पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। याद है आपको? नहीं याद है तो रिवाइज करो। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है बच्चों? तो अब मेरे को फोर्स निकालना हो तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? पावर अपॉन वेलोसिटी, ठीक है? सो फोर्स मेरा निकला, मेरा पावर अपॉन वेलोसिटी अपॉन रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? mg, ठीक है ना? तो रिएक्शन हो गया mg। नाउ अब बस अब सिंप्लीफाई कर दो। पावर इज 74600, ठीक है? ये वॉट हो गई। वेलोसिटी कितनी है? 10 अपॉन m कितना है? 2 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और g कितना है? 10 ले लेते हैं, ठीक है? बस इसकी सॉल्व कर देना, आप आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों? दिस विल बी, कितना आ गया हमारे पास? ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, सो दिस विल बी, और यहाँ पर आ गया 7460, 7460 अपॉन, नीचे आ गया 2 के आगे 6 जीरो, 2 3 4 5 6, 1 0 कैंसिल कर दो, बाकी पहले काट दो। तो 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6 अपॉन 1 2 3 4 5, ठीक है? बस इसके बाद आ गया 0.00373। क्लियर? तो म्यू आ गया हमारे पास। हैप्पी बच्चों? तो पावर ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ, क्वेश्चन को दोबारा से समझना, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, फिर भी समझ नहीं आया तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक हमारा आज का हुआ खत्म, ठीक है? आज का टॉपिक खत्म करते हैं। ये टॉपिक अब फ्रिक्शन से रिलेटेड इज डन, ठीक है? फ्रिक्शन से रिलेटेड डन। और उसके बाद जो है ना बच्चों, अब आगे हम जो है वर्क डन से रिलेटेड विद द मोशन पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रिक्शन, वर्क डन, सारा एंगुलर, स्ट्रेट लाइन, उसके लिए आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ तक अगर ये चीज आपकी क्लियर होगी ना तो अगला टॉपिक बहुत आराम से समझ में आएगा। नहीं होगी तो मुश्किल आएगी। बिना इसके आगे मत जाना, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर लो, क्योंकि मैं जल्दी ही क्लास लूंगा अगले टॉपिक की, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो अगर आपने इसको मिस कर दिया, छोड़ दिया, नहीं रिवाइज किया तो फिर वो टॉपिक मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? सो लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग स्लाइडिंग, ठीक है? रिलेशन बिटवीन एंगल्स of repose and friction, angle of friction, coefficient of friction, laws of kinetic friction, law of static friction, limiting friction, ठीक है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है, ठीक है? तो आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का बेसिक कंपोनेंट क्या था। सो डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, बहुत ही बढ़िया अप्लाइड वर्जन होगा। टिल देन बाय बाय।